Good morning, students. We are continuing the topic industrial licensing in India, and this video is video number 2, which deals with the another aspect of industrial licensing. First of all, the topics what we have done in previous lecture, we have discussed the learning objectives of this chapter, industrial licensing in India, a brief introduction, and importance of industrialization, how industrialization is important for an economy, right? In today's class, we are going to discuss the main achievement, or we may say the good effects of industrial development. We may say the good effects of India's economic planning on industrial development, right? फर्स्ट इज़ देखो, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो 5 ईयर प्लानिंग हमने इंडिया में करी है सेंट्रलाइज लेवल पे, वो 5 ईयर प्लान्स ने हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स डाले हैं। वैसे तो जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। हम इस क्लास में दोनों एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। First of all, we will go with the positive aspect. We will discuss the main achievement of 5 year plans on industrial development. ये 5 year plans क्या हमारी industrial development के ऊपर क्या impact पड़ा। First is expansion of public sector. जो वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट 5 year प्लान्स की रही है, दैट इज़ कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो एक्सपैंड हुआ। पब्लिक सेक्टर कौन सेक्टर होता है, क्या सेक्टर होता है? पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, राइट? देयर वर ओनली 5 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹29 करोड़ इन पब्लिक सेक्टर ड्यूरिंग 51-52 ईयर 1951-52 में जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया था, तो सिर्फ 5 पब्लिक एंटरप्राइजेज थे जिसमें गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट थी, विच रोज टू 339 यूनिट्स इन 2017-18। ठीक है, 2017-18 में ये जो 5 यूनिट्स हैं ये बढ़ के 339 यूनिट्स हो गई हैं, जिसमें से 257 यूनिट्स ऑपरेशनल है और 82 यूनिट्स जो है नॉन ऑपरेशनल है। मतलब ये ड्यू टू वन रीज़न और द अदर रीज़न, या तो किसी यूनिट में मर्ज हो गए हैं या ये बंद हो गए हैं। सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज यूनिट्स to the total central exchequer decreased by 2.98% in 2017-18। देखो, सेंट्रल एक्सचेकर क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज पे करनी होती हैं, तो उसकी बर्डन होती है सेंट्रल एक्सचेकर पे। एक्सचेकर एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जहाँ से मतलब जिसको हम ट्रेजरी ब्रांच भी बोल सकते हैं, जहाँ से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी रिलीज़ होती है। तो ये जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं 2017-18 में देवर इन प्रॉफिट्स, ताकि उन्होंने गवर्नमेंट एक्सचेकर के ऊपर 2.98% से जो फाइनेंशियल बर्डन है वो रिड्यूस करी है। क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट से। तो अब वो टाइम नहीं है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज लॉसेज में है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आर मेकिंग प्रॉफिट और वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करने में समर्थ हैं। दे आर कैपेबल टू मेक पेमेंट ऑफ सैलरीज टू देयर एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बैलेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देखो, अगर हमारी इकोनॉमी में हम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, तो हमारी जो इकोनॉमी है ना, उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। इंडस्ट्रीज़ का कह लो कि जो पलड़ा है वो डाउन होगा, ऊपर रह जाएगा, और एग्रीकल्चर का नीचे चल जाएगा। एक इकोनॉमी को चलाने के लिए ज़रूरी क्या है कि दोनों सेक्टर्स में पैरेलल ग्रोथ हो, एग्रीकल्चर भी और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी। ऑल दो हमें पता है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। मैक्सिमम जो पीपल हैं वो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट में डील करते हैं, बट हमारी जो इकोनॉमी है 5 ईयर प्लान्स में एक बैलेंस्ड अप्रोच अब आई है कि हम अब अपनी इकोनॉमी में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, इन सब की प्रोडक्शन करने लगे हैं। सो देयर वाज अ डोमिनेंस ऑफ कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, शुगर एटसेट्रा एंड प्री प्लानिंग पीरियड में सिर्फ यही चीज़ें होती थी कि इंडिया कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, शुगर, ये सारी चीज़ें बनाता था। बट विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील,
cement, heavy machines and equipment, electrical machines, fertilizers, petrochemicals, electronics, ships, aeroplane, ये सब प्रोडक्ट्स अब इंडिया में बनने शुरू हो गए हैं. इट हैड आल्सो हेल्प्ड इन डेवलपिंग द बैलेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द कंट्री. अब हमारी इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी नहीं है जिसमें सिर्फ एग्रीकल्चर ही एग्रीकल्चर है. अब हमारी इकोनॉमी में फर्टिलाइज़र्स भी बनने लग गए हैं, इलेक्ट्रिक मशीन्स भी बन रही हैं, इक्विपमेंट्स, एरोप्लेन, शिप्स, मोटर, स्कूटर, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. सो ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमने अपने 5 ईयर प्लान्स में इस चीज़ के लिए प्रोविज़न मेंटेन करा कि हमें अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने वेरियस स्कीम्स बनाए जिसमें मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडीज़ दी गई, उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड किया गया, फंडिंग की गई ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्प्रूव किया जा सके. नेक्स्ट जो अचीवमेंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. 5 ईयर प्लान्स ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करी है. ड्यूरिंग द प्लान पीरियड industrial production has increased manifold, such as during first 69 years of planning, production of finished steel, cement, paper, machines and appliances and nitrogen fertilizer has increased manifold. तो मशीन एंड अप्लायंसेस की जो प्रोडक्शन है मैनीफोल्ड मल्टीपल टाइम्स इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है ये 70 ईयर्स में. नेक्स्ट जो अचीवमेंट रही है दैट इज़ इन केस ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स. इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ प्रमोटेड द एक्सपोर्ट ट्रेड, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड भी पॉजिटिव हुआ है. इंडिया हैज़ स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग मशीन्स एंड इंजीनियरिंग गुड विच वर नेवर एक्सपोर्टेड बिफोर. ये चीज़ें हम इम्पोर्ट करते थे रैदर, अब इंडिया ने वो चीज़ें बना के खुद को भी सेल्फ सफिशिएंट करा है और उन चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है. द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडियन एक्सपोर्ट हैज़ गॉन अप टू 46%. Along with it is due to the import substitution, the volume of import has been reduced. हमारी जो पॉलिसी रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन के केस में दैट इज़ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट किया जाए, जो चीज़ें हम इम्पोर्ट कर रहे थे अब हम उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे, रैदर हम उसको खुद बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, सेल्फ सफिशेंसी अचीव करेंगे और फिर उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे. दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज. स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम October 2006, and this act makes a different category for medium level enterprises. Such type of industries has grown a lot since 1951 in India. For example, number of those units were 4.2 lakhs in 1951, which rose to 636 lakhs in 2018-19. इस पॉइंट में क्या है बेटे कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ थे इंडिया में पहले बहुत कम होते थे. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ वो एंटरप्राइजेज़ हैं जिसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप बिज़नेस कर सकते हो. जनरली इसकी लिमिट वेरी करती है 5 लाख से लेकर 25 लाख तक. अगर आप 5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करते हो एक बिज़नेस में, उसे हम माइक्रो या टाइनी इंडस्ट्री बोलेंगे. ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ की में कैटेगराइज किया जाता है. 1951 में जब सबसे पहले प्लानिंग शुरू की गई तो इंडिया में सिर्फ 4.2 लाख यूनिट्स थे जो मीडियम एंटरप्राइजेस थे, स्मॉल एंटरप्राइजेस. बट MSME ने मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट पास होने के बाद 2018-19 में अब इंडिया में 636 लाख यूनिट्स जो हैं माइक्रो यूनिट्स हैं. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये माइक्रो इंडस्ट्रीज़ का पॉइंट हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं. देखो, जो लोग हैं, जो कोई भी पर्सन है जिसमें एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदा लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करेगा. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो वहाँ पे स्मॉल लेवल पे छोटे छोटे यूनिट्स कह लो, स्मॉल यूनिट्स अगर होंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी छोटी छोटी यूनिट्स लगा के, जैसे चिप्स मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगा लिया या सॉस मैन्युफैक्चरिंग, जैम जेलीज बनानी है, छोटे छोटे प्लांट लगा के अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करेंगे और कितने ही लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे. तो गवर्नमेंट चाहती है कि छोटे छोटे लेवल पे जो लोग हैं वो रोज़गार अपनाएं.
माइक्रो इंडस्ट्रीज़ लगाएं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लगाएं, ताकि लोग अपने जहाँ पे एरिया में वो रहते हैं तो वहाँ पे एक तो रीजन की डेवलपमेंट भी उससे रिलेटेड है, जिस एरिया में वो इंडस्ट्रीज़ लगेगी वहाँ पे उस रीजन की डेवलपमेंट होगी। लार्ज जो इंडस्ट्री होती है वो एक स्मॉल लेवल को ही सर्व कर सकती है। तो अगर हम चाहते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ की ग्रोथ हो। तो 5 ईयर प्लानिंग के बाद जो कह लो कि मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो 4.2 लाख से बढ़ के 636 लाख, देखो कितने मल्टीपल टाइम्स हो चुके हैं, 600 टाइम्स हो गए हैं 2018-19 में हमारे यूनिट्स। नेक्स्ट इज़ फॉरेन टेक्निकल कोलैबोरेशंस। देखो कोई भी जो इकोनॉमी है वो चाहती है कि हमारा फॉरेन कंट्रीज़ के साथ उनकी टेक्नोलॉजी के साथ एग्रीमेंट हो कि हम फॉरेन टेक्नोलॉजी को इंडिया में लेके आएँ सो दैट हमारी इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ करे। तो 5 ईयर प्लान्स में ये प्रोग्राम बनाए गए हैं जिसमें फॉरेन टेक्निकल कोलैबोरेशंस को प्रमोट किया गया, and there has been a lot of contribution of foreign technical institution in industrial development. These institutions have helped a lot in training to Indian technical experts, etc. Next is the foreign aided enterprises. देखो फॉरेन एडेड एंटरप्राइजेज वो एंटरप्राइजेज हैं जिसमें कहीं ना कहीं पे फॉरेन कंपनीज की कह लो कि फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होती है। दे मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज। एक तो वो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और साथ में फंडिंग की जो शॉर्टेज है वो भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो अगर हम बात करें तो देयर हैड बीन अ बिग इंक्रीज इन द फॉरेन एडेड एंटरप्राइजेज ड्यूरिंग द प्लान पीरियड। देयर वर 81 सच एंटरप्राइजेज इन 1957 एंड विच रोज टू 29,000 यूनिट्स नाउ। ठीक है, 1957 में सिर्फ 81 यूनिट्स थे जहाँ पे फॉरेन कंपनीज की पार्टिसिपेशन थी, बट अब ये नंबर बढ़ के 29,000 यूनिट्स हो चुके हैं। एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ रूरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो स्टील प्लांट्स आर द रिजल्ट ऑफ दीज फॉरेन एड्स टू इंडिया। ये सारे प्लांट्स फॉरेन ग्रांट्स के साथ इस्टेब्लिश हुए हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। राइट, नेक्स्ट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन जीडीपी। द परसेंटेज शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज इन जीडीपी was 17% in 1951-52। ठीक है, 1951-52 में जितनी भी हमारी जीडीपी थी उसका सिर्फ 17% जो पार्ट है वो इंडस्ट्री से आता था। एंड ईयर 89-90 में ये जो प्रोपोर्शन है इंक्रीज़ होकर 25% हो गया, मतलब हमारी जीडीपी का 1/4 जो पार्ट है वो इंडस्ट्री से आता था। इन 2018-19 ये प्रपोर्शन फर्दर इंक्रीज़ हो गया 30%, मतलब हमारी जीडीपी का जो टोटल पार्ट है उसका 1/3 जो पार्ट है वो सिर्फ इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट कर रही हैं, मतलब इतनी इंडस्ट्रीज से हमें इनकम हो रही है। राइट, सो नाउ वी विल डिस्कस द क्रिटिकल अप्रेजल। हियर वी विल डिस्कस द 2 पॉइंट्स where plans have failed to boost the industries. Thus, it is worth mentioning that Indian industries had made a remarkable progress. There had been 5.5% industrial growth per annum in the entire planning period, and it is considered to be reasonably good. 5.5% तक की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रही है ये प्लानिंग पीरियड में, जिसे हम एक अच्छा पैरामीटर, अच्छी ग्रोथ मानते हैं। Industry growth rate, which was 5.7% in first plan, increased to 8.5% in 7th plan. ठीक है, and industry structure and pattern has become very strong. With the development of basic industry, there has been diversification in industrial production. तो सेकेंड जो पॉजिटिव पार्ट रहा है कि हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अब उसमें डाइवर्सिफिकेशन भी आ गया। पहले हम कुछ चीज़ों में ही प्रोडक्शन करते थे, अब हम वैरायटी ऑफ चीज़ों की प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो इट रिजल्टेड इनटू हायर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जीडीपी। ये रीज़न है कि ईयर 1991 में 25% के आसपास जो हमारी जीडीपी का पार्ट है वो इंडस्ट्री से आना शुरू हो गया, बट इट इंक्रीज टू 30% इन 2018-19। So industry growth rate remained 8.3% per annum during 10th plan and 6.6% कम हो गया 11th plan में। It was expected कि
It was expected to be 7.6% annual average growth rate during the 12th plan, which stood at 5.2% in 2016-17, and it reduced to 4.4% in 2017-18 and 3.6% in 2018-19. तो आप देखो जो ग्राफ है वो ग्राफ हर साल डाउन ही जा रहा है. कहाँ पे, कहीं तो वो 7th प्लान में हमारी जो ग्रोथ रेट थी 8.5% होगी, ठीक है, एंड 11th प्लान में ये ग्रोथ रेट 6.6%. उसके बाद हमारा टारगेट था कि हम 7.6% एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट अचीव करेंगे, बट 2016-17 में 5% रहेगी, 17-18 में 4% रहेगी, 18-19 में फर्दर 3% की ग्रोथ रेट रहेगी है. तो कहीं ना कहीं पे लूप होल है, हमारे सिस्टम में वीकनेसेस चल रही हैं जिस वजह से हमारा जो ग्राफ है वो कॉन्टीन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है. सो लेट अस फाइंड आउट दोज कॉजेज़, वो रीजंस जिस वजह से हमारी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसमें ग्रोथ उस लेवल की नहीं हो रही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट. सो ड्रॉबैक्स और वीकनेसेस एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. Although there is all-round industrial development in different sectors, yet it is below our expectation, and there had been weaknesses in Indian industrial development. Number one is slow growth rate. Industrial growth rate had been slow. This rate had been remained below the target fixed during each plan. हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो उस लेवल की नहीं है जो हमारी एक्सपेक्टेशन है. हमारी इंडस्ट्रीज उस लेवल से ग्रो नहीं कर रही हैं. नेक्स्ट इज़ ग्रोथ रेट डाउन होने का एक और रीज़न क्या है, दैट इज़ फॉरेन डिपेंडेंस. इंडियन इंडस्ट्रीज जो हैं दे हैड अडॉप्टेड फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एंड इट हैज़ रिजल्टेड इन फॉरेन डिपेंडेंस इन द कंट्री. तो हमने अपने आइडियाज़ जो हैं उनको दबा दिया. अपने आइडियाज़ जो फ्रेश आइडियाज़ आ सकते थे वो नहीं आ रहे हैं. वी आर टोटली डिपेंडेड अपॉन द फॉरेन कैपिटल. मतलब जो कोई फॉरेन कंट्री ने टेक्नोलॉजी बनाई है हम उसको इंपोर्ट करने में बिलीव करते हैं और उसको फॉलो करने में बिलीव करते हैं. वी आर नॉट मेकिंग न्यू आइडियाज़. तो न्यू आइडियाज़ की बहुत बड़ी कमी है. मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ कि आज के डेट में अगर हमें कोई मोबाइल लेना हो ना, मेरी बार हमेशा कोशिश होती है कि आई वांट टू परचेज सम इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, कि मुझे कोई इस तरह का मोबाइल मिले जो इंडियन हो. बट अगेन इतने साल हो गए, आप देखो 70 ईयर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, 70 ईयर्स हो गए हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए. 74 ईयर्स हो गए हैं हमने आज़ाद हुए, बट इंडिया एक भी ढंग का मोबाइल फ़ोन जो है बनाने में सक्षम नहीं है. बहुत बड़ी ये कमी है कि इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी नहीं है. उसके रीज़न कोई भी हो सकते हैं कि या तो हमारे जो टैलेंट है वो इंडिया में स्टेबल नहीं है. हमारे जो इंजीनियर्स हैं यहाँ पे स्टडी करके फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, तो हमारा जो ब्रेन ट्रेन हो रहा है, यहाँ का जो यूथ है वो यहाँ पे स्टे नहीं कर रहा. तो ऑब्वियसली दे आर वर्किंग फॉर सम फॉरेन कंपनीज, दे आर नॉट वर्किंग फॉर इंडियन कंपनीज. तो यहाँ पे कुछ इन्वेंशंस नहीं हो रही हैं, न्यू प्रोडक्ट्स जो कह लो कि नई टेक्नोलॉजी हमारी इंडियन मैन्युफैक्चर नहीं है. हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं. नेक्स्ट जो वीकनेस रही है दैट इज़ नो प्रॉपर यूज़ ऑफ कैपेसिटी. Indian industries are unable to exploit its existing productive capacity created during the planned period. It results in the sheer wastage of capital resources of the country. बहुत एग्जांपल्स ऐसी जहाँ पे कंपनीज जब प्लांट लगाती हैं तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है कि कंपनी सपोज कंपनी कैन मैन्युफैक्चर 1 लाख यूनिट पर डे, बट प्रोडक्ट की डिमांड कम होने की वजह से कंपनीज आर मैन्युफैक्चरिंग 70,000 यूनिट्स पर डे. अब देखो जो 30,000 एक्स्ट्रा कैपेसिटी का जो प्लांट लगा उसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट तो एज इट इज़ ही है ना. फिक्स्ड कॉस्ट तो इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, इट विल नॉट डिक्रीज. वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो सकती है, फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन देयर. तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स हैं इट विल इंक्रीज. अगर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करेगी तो जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, वो अपनी परचेजिंग बिहेवियर को शिफ्ट करेगा टुवार्ड द चीपर प्रोडक्ट. या तो वो चीप प्रोडक्ट बाय करेगा या कोई
फॉरेन मेड प्रोडक्ट को बाय करेगा। सो ये ज़रूरी है कि हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, ताकि जो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है जो इंक्रीज़ हो रही है उसको हम थोड़ा सा कम करें, ताकि प्रोडक्ट को कम प्राइस पे मार्केट में सेल कर सकें और जो कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें, राइट। नेक्स्ट जो ड्रॉबैक रही है दैट इज़ सेंट्रलाइजेशन। Whatever industrial structure has come up during the plan period, it may be less concentrated in few industrial houses of India। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन हुई है, मुझे नहीं लगता कोई छोटा बिजनेसमैन, हमें याद है, अगर मैं आपसे भी पूछूं बताओ कौन सी इंडस्ट्रीज़ ग्रो करी हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं इन इंडिया में, देन श्योरली यू विल से इट इज़ मैम टाटा, रिलायंस, बिरला, आदित्य बिरला, ठीक है। और तो हमारे सामने क्वेश्चन मार्क है, क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंट है उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो सेंट्रलाइज रहे हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी मोनोपोली हो चुकी है, ओनली दोज इंडस्ट्रीज़ हैड गॉट द बेनिफिट, ठीक है। तो सारी इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट नहीं मिले हैं, तो ये जो बेनिफिट है फ्यू इंडस्ट्रियल हाउसेस को ही मिले हैं। नेक्स्ट जो डीमेरिट रही है दैट इज़ रीजनल इनइक्वालिटी। जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इसके बेनिफिट कुछ एरियाज़ कुछ लोगों को मिले हैं, तो ऑब्वियसली जिन एरियाज़ में वो इंडस्ट्रीज़ हैं तो उन्हीं एरियाज़ में जो ग्रोथ हुई है, तो रीजनल इनइक्वालिटी जो है वो बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि अब जो एरियाज़ जहाँ पे वो इंडस्ट्री डेवलप थी वो एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ बढ़ी हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ हुई हैं। बट बाकी जो एरियाज़ हैं, जैसे हम बात करें पंजाब की, पंजाब हैव बीन इज़ लैगिंग बिहाइंड। पंजाब में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, वेरी पुअर, जिस वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं। तो जो पीपल हैं दे आर हाईली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती है कि वो एग्रीकल्चर में रहें या फिर अपने बच्चों को वो बाहर भेज दें। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सो दैट वाज ऑल अबाउट। अगर हमें टॉपिक आता है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द contribution of 5-year plans on industrial development of India. So we will go both way. We first of all will discuss the achievements of 5-year plans, and secondly we will discuss the limitations also, right? So that was all about the today's class. I hope you will like the video, and if you like then please comment on the video. Thank you so much. If you have any query then you can call me personally. Thank you so much, students.